बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले आपने टीम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। अभी हम यहाँ पे शुरू करेंगे अथॉरिटी, यानी हम अगर मैनेजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने टीम्स बनाई हैं और वो अपनी टीम मेंबर से, अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर ये एक टॉपिक है अथॉरिटी का कि मैनेजर्स की या किसी भी बॉस की, जो भी किसी भी बंदे के ऊपर काम कर रहा है, फोरमैन भी हो सकता है, सुपरवाइज़र भी हो सकता है, वो किसी जगह पे किसी ख़ास फंक्शन को देख रहा हो सकता है कि वो स्टील का जो काम है, स्टील रीइंफोर्समेंट का, उसका रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है कि वो जो फॉर्म वर्क का काम है उसका रिस्पॉन्सिबल है, तो या ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबल है, तो हर एक की कोई ना कोई अथॉरिटी हो सकती है। तो अगर ज़ाहिर है उसने अपनी टीम से काम करवाना है तो उसकी अथॉरिटी होगी तो वो काम करवा सकेगा। अगर लोग उसकी अथॉरिटी नहीं समझेंगे, यानी लोग समझेंगे ही नहीं कि ये जो बंदा हमें बात कर रहा है ये किसी अथॉरिटी के तहत बात कर रहा है, तो वो उसकी बात नहीं मानेंगे। तो अगर कोई जॉब करने वाला बंदा या किसी बॉस के अंडर काम करने वाला बंदा, अ, उसने कोई काम करना है, तो वो किस तरह की बात मान सकता है, किस तरह की अथॉरिटी को अथॉरिटी समझ सकता है। पहले तो डेफिनेशन है, इट इज़ द कैपेसिटी टू मेक पीपल वर्क अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। यानी जो बॉस है उसका जो जिस तरह का उसको काम चाहिए उस तरह का काम वो लोगों से करवा सके, ये अथॉरिटी है। वो किस तरह करवा सकता है? एक टाइप ऑफ अथॉरिटी है फॉर्मल अथॉरिटी, जो कि नॉर्मली हम ईज़िली समझ भी सकते हैं कि ये ये किसी फॉर्मेलिटी की वजह से कहा जा सकता है अपने सबॉर्डिनेट को। यानी अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं और आपको कहा गया है कि वो फ़लाँ बंदा जो है वो आपका बॉस है, जो वो कहेगा वो आपने मानना है, वो काम करना है। तो इसका मतलब है कि आप एक फॉर्मल काम में आ गए हैं कि आपका एक बॉस है, जो भी उसने कहना है वो करना ही करना है, चाहे आपका दिल करे या ना करे। तो ये एक फॉर्मल अथॉरिटी है। और ये वहाँ तो बिल्कुल अच्छी चलेगी जहाँ पे बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि क्या काम करना है और कौन करेगा और कौन किस काम का रिस्पॉन्सिबल है। तो वहाँ पे फॉर्मल अथॉरिटी चलेगी। इसका ज़्यादातर फ़ायदा उन ऑर्गेनाइजेशंस में या उन सेटअप्स में ज़्यादा फ़ायदा होगा जहाँ पे हर चीज़ फॉर्मेलिटी के तहत चलती है, प्रोटोकॉल के तहत चलती है। कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कोई इशू नहीं है, जो काम जिसका है वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, तो वो फॉर्मल अथॉरिटी के तहत हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा काम है और लोग बहुत कम हैं, तो आप किसी को कहें कि यार ये काम कर दो जो कि उसकी ओरिजिनल जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था, तो वो फॉर्मल अथॉरिटी के तहत नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था। वो कोई और काम कह रहे हैं जो कि उसको पहले नहीं बताया गया था कि ये करेंगे, तो वो फॉर्मेलिटी नहीं रहेगी। तो ये फॉर्मल अथॉरिटी का मतलब ये है कि जो भी काम अम, कहा जाए वो क्लियरली सबॉर्डिनेट समझ जाए कि ये काम तो मेरा है ही है, कि मेरे बॉस ने कहा है और ये मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये होगी फॉर्मल अथॉरिटी। इसके अलावा बाकी जो टाइप्स आपको नज़र आ रही हैं वो है टेक्निकल, पर्स स्ट्रिंग, कैरिस्मेटिक और ब्यूरोक्रेटिक। तो इसको मैं एक एक करके बता देता हूँ कि जैसे टेक्निकल अथॉरिटी है, किसी भी सेटअप में अगर किसी बंदे को किसी ख़ास काम में टेक्निकल एज हासिल है, यानी उसको ज़्यादा पता है टेक्निकल चीज़ों का, तो उसकी बात जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट में मानी जाएगी। जैसे आप अगर कोई गाड़ी सही करवा रहे हैं, तो किसी ऐसे बंदे को दिखा रहे हैं जिसको टेक्निकल चीज़ों का पता है ज़्यादा, और आपको लगता है कि ये चीज़ जो है वो ये बेहतर तरीके से जान सकता है, मुझे इतना नहीं पता, तो यकीनन आप उसकी बात मानेंगे जो भी वो कह रहा होगा। वो कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, वो कह सकता है कि यार तुम्हारे पास ये एक मशीन है, इसके अंदर ये इशू है, तुम फलां बंदे को जाके दिखाओ। तो आप कहेंगे अच्छा यार मुझे तो आइडिया नहीं है, चलो तुम कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। तो यानी आप उसकी बात मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि उसकी टेक्निकल अथॉरिटी है आपके ऊपर। इसके अलावा है नेक्स्ट में पर्स स्ट्रिंग अथॉरिटी। पर्स स्ट्रिंग जो है वो, इसका पहले मतलब देख लें। पर्स की स्ट्रिंग जिसके हाथ में हो, यानी जो
जो पर्स के को कंट्रोल कर रहा है। और पर्स के अंदर क्या होता है, पैसे होते हैं, अकाउंट्स। तो यानी नॉर्मली वो बंदा जिसने आपको पैसे देने हैं, तो वो जो बात कहेगा आप वो यूजुअली मानेंगे। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई चीज़ आपके बॉस से अप्रूव होने के बाद अकाउंटेंट के पास चली गई है कि अगर अब अकाउंटेंट जो है वो पैसे रिलीज़ कर दे, तो जब तक अकाउंटेंट उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक अ, आपको वो जो पैसे हैं वो नहीं मिलेंगे, या जो भी आपका काम है वो नहीं होगा। तो यानी कहीं ना कहीं उस बंदे की अथॉरिटी है, हो सकता है वो कह दे कि आपको कि ये डॉक्यूमेंट आपका कम है या ये डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है, ये प्रोवाइड करेंगे तो फिर आपको मिलेगा। तो यानी जो वो कहेगा आपको किसी हद तक उसको मानना पड़ेगा। और इसी तरह जब आप वन टू वन डीलिंग्स में भी किसी दोस्त से अगर आपने कोई पैसे लेने हैं और वो कहता है कि अच्छा यार पहले मेरा ये काम कर दो, मुझे हेल्प कर दो मेरी एक असाइनमेंट में, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप उसकी बात मानेंगे और वो फिर आपको वो फेवर देगा। ज़रूरी नहीं पैसों की फेवर, कोई भी फेवर हो सकती है कि वो आपका कोई काम कर देगा। तो पर्स स्ट्रिंग अथॉरिटी यानी जिसके पास कोई पर्स की रस्सी है, तो वो जो बात कहेगा आपको वो माननी पड़ेगी। तो ये एक तरह की अथॉरिटी है। फिर है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ग्रुप में, किसी भी जगह, आपकी फैमिली में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा बॉस हो सकता है जो कि आपके साथ फॉर्मल बॉन्डिंग में तो नहीं है, यानी वो आप उसके अंडर काम नहीं कर रहे, लेकिन उसका एक उसकी तबीयत एक ऐसी है, वो एक अलहदा नज़र आता है। वो जो कहता है आपको बस वो बंदा पसंद है, तो आप उसकी बात मान जाते हैं। इसको आसानी से समझने का यही तरीका है कि आप लेट से आपके क्लास कोई टीचर नहीं पढ़ाता, लेकिन आपने उसको देखा है कि वो डिपार्टमेंट में होता है और वो बड़ा उसने पेपर्स अच्छे लिखे हुए हैं, उसका नॉलेज है, वो नज़र आता है कि वो एक अच्छा लुक आउट का बंदा, आउटलुक उसकी बहुत अच्छी है। तो हो सकता है कि आप अगर उससे पढ़ भी नहीं रहे, आपका उससे कोई डायरेक्ट राब्ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो बात करेगा आप वो पूरी कर दें। तो यानी उसका एक कैरिज्मा है। तो उस की वजह से अगर आप कोई बात मान लेते हैं तो वो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी कहलाएगी। और इसी तरह जो जब आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जिनकी बात अगर आप ना माने तो शायद कोई इशू भी नहीं होगा, यानी कोई आपको ये नहीं कहेगा कि इनकी बात क्यों नहीं मानी। लेकिन अगर उसने कह दिया तो आपका दिल करता है कि आप उसकी बात मानें क्योंकि आपको वो शख्स पसंद है। दैट इज़ कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी। ये थोड़ी सी बाकी तरह की जो टाइप्स हमने ऊपर देखी हैं अथॉरिटी की, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसकी बहुत से लोग डिफरेंट तरह से डेफिनेशन लिखते भी हैं, लेकिन मैं इजी वर्ड्स में आपको ये बताऊंगा कि ये किसी ऐसे शख्स की तरफ से कोई हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं कि आपको अब वो बात माननी पड़ेगी। यानी आप उस बंदे के साथ डायरेक्ट नहीं हैं, वो आपका बॉस भी नहीं है, वो किसी और डिपार्टमेंट का है, लेकिन उसने उसका कहीं ना कहीं कंट्रोल है, वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि वो लोग जो सिस्टम को बना रहे हैं, एक तरह से आप उसको ये आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं। तो लेट्स से एडमिन में कहीं कोई एक पॉलिसी किसी ने बना दी है जो डायरेक्टली सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को भी वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि उनके पास ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी है। तो ये थी अथॉरिटी की टाइप्स। इसके बारे में भी आपको मैं हर क्लास में असाइनमेंट देता हूँ, तो इसके रिलेटेड भी असाइनमेंट्स होंगी। अगला टॉपिक जो है वो इसी यानी मैनेजर और सबॉर्डिनेट से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप बिहेवियर वाइज कैसे चेंज होता है। तो जब हम क्लास में मिलेंगे यानी आफ्टर मिड्स, तो फिर तो हम डिटेल में भी इससे बात करेंगे, हम प्रेजेंटेशंस भी करेंगे इसमें। लेकिन अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लास के लिए मैं आपको एक मैट्रिक्स से इसको समझाऊंगा कि एक बॉस है या मैनेजर है और उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट लोग हैं, उनका बिहेवियर किस तरह का हो सकता है। तो या तो वो सिंपल सी बात है कि अगर एक बंदा किसी का सबॉर्डिनेट है तो उसने अपने
सुपीरियर लेवल के ऊपर जो भी बॉस है उसकी बात माननी है। यानी जो बॉस है वो डायरेक्ट कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है क्लियरली, तो वो होगा डायरेक्टिव बिहेवियर। यानी उसने क्लियरली डायरेक्ट कर देना है कि ये काम करो। अब सबॉर्डिनेट ने देखना है कि वो काम मैं कर रहा हूँ कैसे करूँगा, कि या कब तक करूँगा, या मुझे करना आता भी है या नहीं आता। बॉस का काम है कि उसने सिर्फ डायरेक्शन देनी है कि ये काम ऐसे करो। और दूसरी तरह का बिहेवियर हो सकता है कि सपोर्टिव बिहेवियर है, कि वो हर चीज़ को समझा रहा है कि अच्छा इसको इस तरह करो, और अच्छा तुम्हें थोड़ा सा ये इशू आ रहा है तो चलो मैं इसको इस तरह समझा देता हूँ, तुम्हारा तुम्हारा काम जो है वो कम कर देता हूँ, ईजी कर देता हूँ। तो ये एक सपोर्टिव बिहेवियर हो सकता है। तो जब एक मैनेजर के तरफ से देखें तो दोनों का मिलता जुलता सिलसिला बन सकता है, यानी दोनों तरह के बिहेवियर्स का डायरेक्टिव बिहेवियर भी हो सकता है और सपोर्टिव बिहेवियर भी हो सकता है। तो उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में जोड़ते हुए आपके सामने ये चार ब्लॉक्स, चार कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बन गए हैं, कि अगर डायरेक्शन भी कम है यानी डायरेक्टिव बिहेवियर भी कम है और सपोर्टिव बिहेवियर भी कम है, तो इसका मतलब है कि जो बॉस है उसने काम जो है वो डेलीगेट कर दिया है अपने सबॉर्डिनेट्स को। क्योंकि हो सकता है कि उसको ये आइडिया हो कि जो उसकी टीम है, जो उसके सबॉर्डिनेट लोग हैं, उनको काम आता है, वो कर लेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए उसने बहुत ज़्यादा काम समझाए बगैर अपनी टीम को दे दिया, डेलीगेट कर दिया कि ठीक है अब करो खुद ही करो इसको। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो यानी कम डायरेक्शन के साथ साथ सपोर्टिंग बिहेवियर भी अपना ऐड कर दे, वो थोड़े सी रिलैक्सेशन भी कर दे कि अच्छा चलो तुम टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लो या जो भी है, तो वो सपोर्टिव बिहेवियर उसका बन जाएगा, वो सपोर्टिंग हो गया। और अगर उसका डायरेक्टिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा है और सपोर्टिंग बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा डायरेक्शन दे रहा है और वो कह रहा है कि जो काम मैं जैसे कह रहा हूँ वो उसी तरह एज इट इज़ मुझे करके दो। और इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा और इनके बरक्स अगर वो डायरेक्टिव बिहेवियर भी उसका बहुत ज़्यादा है और वो सपोर्टिव भी है, यानी वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है काम में, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये कोचिंग की तरफ चला गया है, कि वो A to Z हर चीज़ वो बता रहा है और समझा रहा है, ध्यान से करके दिखा रहा है जो भी काम उसने अपनी टीम से करवाना है। तो ये असाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोजेक्ट है, किस तरह की टीम है, टीम कितनी स्किल्ड है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, मैनेजर के पास क्या क्या नॉलेज है जो वो देना चाहता है नीचे, या वो किस हद तक दे सकता है। क्या वो समझता है कि मैं कोचिंग करूँगा तो टीम ज़्यादा बेहतर काम करेगी, या मैं डायरेक्टिंग करूँगा तो टीम ज़्यादा बेहतर काम करेगी, या असाइनमेंट ऐसी है कि मैं सारा काम उस अपनी टीम को डेलीगेट कर दूँ तो फिर वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी। तो ये डिसीजन एक तरह से लेना चाहिए मैनेजर को कि वो अपनी टीम के साथ किस तरह का बिहेवियर अपनाएगा इन चारों में से, तो टीम जो है वो ज़्यादा बेहतर आउटपुट दे सकेगी। तो ऑब्वियसली ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना है, उसको कितना आइडिया है, उसकी समझने की सलाहियत कितनी है, उसको काम का कितना पता है ख़ास तौर पे, कि और फिर जाहिर है कि जो उसने टीम हायर की है, जिस टीम से वो काम करवा रहा है, जो टीम उसने इस्टेब्लिश की है अपने लिए, उसके अंदर उसने किस तरह के लोग रखे हैं, क्या उनकी स्किल थी, क्या जो काम है उससे रिलेटेड उनकी स्किल है, एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे, भी प्रेजेंटेशंस भी इसके ऊपर बनाएंगे आफ्टर द मिड्स। लेकिन अभी जो है वो ये चार तरह के रिलेशंस आप याद कर सकते हैं कि ये किस तरह वर्क कर सकते हैं। आगे एक टॉपिक आएगा हर्सबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी जगह जहां आप जॉब कर रहे हैं तो या तो आप सेटिस्फाइड हैं या आप डिससेटिस्फाइड हैं। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये दोनों चीज़ें यानी जॉब की सेटिस्फेक्शन और जॉब की डिससेटिस्फेक्शन इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी जगह का कहीं काम कर रहे हैं तो ओवरऑल आउटलुक में आप या तो सेटिस्फाइड हैं या सेटिस्फाइड नहीं हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको डीपली देखें तो आपको पता चलेगा कि जॉब के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बुरी लग रही हैं।
तो एट द एंड ऑफ द डे आप उसको वे आउट करते हैं कि यार क्या कौन ज़्यादा चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं या ज़्यादा चीज़ें मुझे बुरी लग रही हैं, कितनी चीज़ें मुझे सेटिस्फाई कर रही हैं और कितनी चीज़ें मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही या मुझे डीमोटिवेट कर रही हैं, डिससेटिस्फाई कर रही। तो फिर आप देखते हैं कि आपने जॉब चलानी है आगे, इसी को कंटिन्यू करना है या आपने कुछ और देखना है। और अगर आपने कुछ और देखना है तो क्या फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली यही लिखा हुआ है कि जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब डिससेटिस्फैक्शन एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यानी यहाँ पे कोई न्यूट्रल चीज़ नहीं है, सेंटर में कोई चीज़ नहीं है अभी। जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो पॉजिटिव तरफ लेके जाएगा, यानी कुछ फैक्टर्स होंगे, अगर वो होंगे तो आप सेटिस्फैक्शन की तरफ आएंगे, आपको पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे सेटिस्फैक्शन के स्केल पे। और अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो आपको जॉब डिससेटिस्फैक्शन यानी नेगेटिव की तरफ जाएंगे ऑन द स्केल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो देर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट कॉज जॉब सेटिस्फैक्शन वाइल अ सेपरेट सेट ऑफ फैक्टर्स कॉज डिससेटिस्फैक्शन। यानी कुछ फैक्टर्स हैं, अगर वो होंगे तो आप सेटिस्फैक्शन हासिल करेंगे जॉब में। यानी आपको सेटिस्फैक्शन का अगर आप स्केल बनाएं अपने जहन में तो आपको पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। अगर वो फैक्टर्स अगर होंगे तो आप सेटिस्फाइड हैं, वो फैक्टर्स अगर नहीं होंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप ज़ीरो पे रहेंगे उस वक्त। यानी वो चीज़ें अगर हैं तो आप सेटिस्फाइड हैं, वो चीज़ें अगर नहीं हैं तो आप उसको ऑपोजिट नहीं ले रहे यहाँ पे। और इसके बरक्स बाय सेपरेट सेट ऑफ फैक्टर्स कॉज डिससेटिस्फैक्शन के दूसरी तरह के जो फैक्टर्स हैं, यानी कुछ अलग सेट है फैक्टर्स का, वो अगर होंगे या ख़राब होंगे तो आप डिससेटिस्फाई होंगे। और अगर वो नहीं है तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि आप सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसको समझने के लिए दो तरह के सेट बन गए, यानी मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स या डीमोटिवेटर्स। तो यानी मोटिवेटर्स वो हैं कि ये अगर होंगे तो आप सेटिस्फाई होंगे, आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। ये अगर नहीं होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिससेटिस्फाई हो रहे हो। ठीक है, जैसे एक फैक्टर लिखा हुआ है मोटिवेटर्स में, अचीवमेंट। आपने कोई काम किया है, नॉर्मली आप कोई किसी जगह जॉब कर रहे हैं, आपको असाइनमेंट मिली, आपने वो असाइनमेंट कर ली। अगर आपने वो असाइनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं की, यानी आप कोई डिस्टिंक्शन नहीं ली उसके अंदर, आपने कोई बहुत ज़्यादा मार्का नहीं मारा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपने काम, आप डिससेटिस्फाइड हैं। आप ये कहेंगे कि जी ठीक है, जो मुझे काम मिला था वो मैंने कर दिया है। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्लाइंग कलर से वो काम किया होगा तो आप ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, आप ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो यानी ये वो फैक्टर है कि जो अगर होगा तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो आप उतना मायूस नहीं होंगे। इसी तरह बाकी फैक्टर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं कि रिकग्निशन, कि आपका एक नाम बने, आप किसी फील्ड में हैं, अगर आपका बहुत अच्छा नाम बन गया तो आप सेटिस्फाइड होंगे कि यार दुनिया मुझे जानती है। लेकिन अगर आप ये रिकग्निशन आपको नहीं मिलती इतनी, चाहे वो ऑफिस में है या कहीं पे भी, तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार मैं बहुत मायूस हूँ। क्योंकि हो सकता है कि इसकी वजह से आप अपनी जॉब नहीं छोड़ रहे, आप सेटिस्फाइड हैं कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, जो जितने मुझे पैसे मिलते हैं उतना काम मैं कर रहा हूँ। और इसी तरह एडवांसमेंट एंड ग्रोथ, अगर ये हो रही है बहुत अच्छी बात है, आपको सेटिस्फेक्शन होगी। लेकिन अगर ये नहीं हो रही इतनी ज़्यादा तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार मैं मायूस हो गया हूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा आप मोटिवेट होंगे कि मैं बेहतर काम करूँ। लेकिन अगर इतना नहीं होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वर्क इटसेल्फ, कि क्या काम आप कर रहे हैं, वो काम किस नौइयत का है, वो आपको आपकी पसंद का है, तो आप ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। नहीं है तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हूँ। इसके बरक्स जो दूसरे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, यानी ज़्यादा चांसेस है कि आप इनकी वजह से डिससेटिस्फाइड हों, तो उनको हम कहेंगे हाइजीन फैक्टर्स या डीमोटिवेटर्स। तो वो फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं: कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, वर्किंग कंडीशंस और टेक्निकल सुपरविजन्स, इंटरपर्सनल रिलेशंस, जॉब सिक्योरिटी और सैलरी। तो ये वो फैक्टर्स हैं कि ये अगर आपके यानी जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपको पसंद है उसके मुताबिक नहीं है, तो आप डिससेटिस्फाइड होंगे, आपको
डीमोटिवेशन होगी, आपका दिल करेगा कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ वो छोड़ दूँ ये जॉब छोड़ दूँ। तो यहाँ तक है इस दफ़ा का। ये आगे जो टॉपिक है वो है मोटिवेशन थ्रू जॉब डिज़ाइन। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।